नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस, जो कि साइंस बुक का है और ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। एनसीईआरटी बुक है, सीबीएसई का सिलेबस है 2025-2026 का। हम इसको रीड करेंगे और समझेंगे। ठीक है, अभी मैं फर्स्ट पार्ट आपको पहले ही समझा चुका हूँ और मैं आपको सेकंड पार्ट समझाऊंगा। तो सेकंड पार्ट हमारा स्टार्ट होता है पेज नंबर 9 से। चलिए फिर हम रीड करते हैं पेज नंबर 9 से। ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। तो क्वेश्चंस हम पहले ही रीड कर चुके हैं, बाकी अगर आप चाहें तो मैं फिर एक बार रीड कर देता हूँ। समझिए, ये है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकंड क्वेश्चन है वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमच। फोर्थ है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फिफ्थ है हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट टू एब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है? स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। सेकंड क्वेश्चन है पौधे प्रकाश संरक्षण के लिए आवश्यक कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पेट में अम्ल की क्या भूमिका है। फोर्थ क्वेश्चन है पाचन एंजाइम का कार्य क्या है। और फिफ्थ क्वेश्चन है छोटी आंत को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए किस प्रकार डिजाइन किया गया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रिपरेशन। टेक सम freshly prepared lime water in a test tube. Blow air through this lime water. Note how long it takes for the lime water to turn milky. You use a sieving or pitchkari to pass air through some fresh lime water taken in another test tube. Note how long it takes for this lime water to turn milky. What does this tell us about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out? इसको कहते हैं एक परखनली में ताजा तैयार किया हुआ चूना पानी लें। इस चूने के पानी में हवा फूकें। ध्यान दें कि चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। एक सिरिंज या पिचकारी का उपयोग करके एक अन्य परखनली में लिए गए ताजे चूने के पानी में हवा प्रवाहित करें। ध्यान दें कि इस चूने के पानी को दुपहिया होने में कितना समय लगता है। इससे हमें उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में क्या पता चलता है, जिसे हम सांस के जरिए छोड़ते हैं। और एक्टिविटी 5.5 को हम पढ़ेंगे, और लेकिन उससे पहले आप एक बार ये 5.7 की पिक्चर देखिए। इसमें कैसे कैसे शो किया गया है। पिचकारी है, रबर ट्यूब है, लाइम वाटर है। पिचकारी है ना, रबर ट्यूब है, लाइम वाटर है, और ये ट्यूब है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर है। ये आपको शो किया गया है, दिखा के भाई इस तरह से आपको जो है वो एक डायग्राम से शो किया। ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 5.5। टेक सम fruit juice or sugar solution and add some yeast to this. Take this mixture in a test tube fitted with a 1-hole cork. Fit the cork with a bent glass tube. Dip the fire-free end of the glass tube into a test tube containing freshly prepared lime water.
What change is observed in the lime water, and how long does it take for this change to occur? What does this tell us about the products of fermentation? ठीक है, अब हम इसको जो है रीड करेंगे कैसे। फर्स्ट, फलों का रस या चीनी का घोल लें और उसमें थोड़ा खमीर मिलाएं। ठीक। नेक्स्ट है, क्रॉक को मुड़ी हुए जो क्रॉक है उसमें मुड़ी हुई कांच की नली ले से फिट करें। कांच की नली के मुक्त सिरे को ताज़ा तैयार चूने के पानी से भरी टेस्ट ट्यूब में डुबाएं। और चूने के पानी में क्या परिवर्तन देखा जाता है और यह परिवर्तन होने में कितना समय लगता है? आप समझ गए कितना समय लगता है? तभी बता पाएंगे आप जब इस एक्सपेरिमेंट को आप करेंगे। नेक्स्ट है, यह हमें किण्वन के उत्पादों के बारे में क्या बताता है? ठीक। We have discussed nutrition in organism in the last section. The food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life processes. Diverse organisms do this in different ways. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. Some use other pathways that do not involve oxygen. In all cases, the first step is breakdown of glucose, a 6-carbon molecule, into a 3-carbon molecule called pyruvate. This process takes place in the cytoplasm. Further, the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. This process takes place in yeast during fermentation. Since this process takes place in the absence of air, oxygen, it is called anaerobic respiration. Breakdown of pyruvate using oxygen takes place in the mitochondria. अब हम इसको समझेंगे कि हमने जो रीड किया है उसको इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है, हमने पिछले भाग में जीवों में पोषण पर चर्चा की है। पोषण की प्रक्रिया के दौरान ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थ का उपयोग कोशिकाओं में विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। विभिन्न जीव इसे अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ देते हैं। कुछ अन्य तरीकों का उपयोग करते समय जिनमें ऑक्सीजन शामिल नहीं होती। सभी मामलों में पहला चरण ग्लूकोज एक 6-कार्बन अणु का पाइरूवेट नामक 3-कार्बन अणु में टूटना है। ठीक है, यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। इसके अलावा पाइरूवेट को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन किया जा सकता है। यह प्रक्रिया खमीर में किण्वन के दौरान होती है। चूंकि यह प्रक्रिया हवा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का टूटना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
ठीक है, आपको समझ में आया होगा, मैं समझता हूँ ये पेज। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज है 10th पेज है ये। अब इसको हम समझेंगे। आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। इसको हम जो है रीड करेंगे। Process breaks up the 3-carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide. The other product is water. Since this process takes place in the presence of air, oxygen, it is called aerobic respiration. The release of energy in aerobic process is a lot greater than in the aerobic process. Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3-carbon molecules. This buildup of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps. इसमें जो आपको बताया गया है, इसमें आपको बोला गया है कि प्रक्रिया 3 कार्बन ट्राइवुड अणु को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनाती है। ठीक है, इसमें दूसरा जो है वो है दूसरा उत्पाद पानी है। दूसरा उत्पाद पानी है। चूंकि यह प्रक्रिया हवा ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, इसलिए इसे एरोबिक श्वसन कहा जाता है। इस एरोबिक प्रक्रिया में ऊर्जा की रिहाई एनारोबिक प्रक्रिया की तुलना में बहुत अधिक होती है। कभी-कभी जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो पाइरूवेट के टूटने के लिए एक और रास्ता अपनाया जाता है। तो पाइरूवेट के टूटने के लिए एक और रास्ता अपनाया जाता है। यहाँ पाइरूवेट लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, जो एक 3 कार्बन अणु भी है। अचानक गतिविधि के दौरान हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का यह निर्माण ऐंठन का कारण बनता है। ठीक है, और अब आप इसको जो हमने ये बुक में देख रहे हैं, अब आप इसको समझें। ये जो चार्ट टाइप बनाया हुआ है, इसमें एब्सेंस ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज कार्बन मॉलिक्यूल से। इन साइटोप्लाज्म जो करता है वो करता है पाइरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी। फिर उसके बाद ये डाइवर्ट हो जाता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट। ईस्ट के साथ एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स हो जाता है। नेक्स्ट इसमें होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स। ये होता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में हो जाता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मेटोकॉन्ड्रिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, ये करता है यहाँ पर। और मैं आपको एक बार और बता देता हूँ इसको थोड़ा सा। इसमें जो है ये सब आपने रीड ही कर लिया है, इसमें कुछ खास मतलब इतना है नहीं। ये नॉर्मल आपको बताया गया है कि किस प्रकार ये काम करता है। अब हम आगे चलते हैं। ये द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सर्कुलर respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all other activities in the cell. In this process, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taken place in the cells.
ये जो है इसमें बताया गया आपको कोशिकाएं कोशिकाएं श्वसन के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग तुरंत एटीपी नामक अणु के संश्लेषण के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग कोशिका में अन्य सभी गतिविधियों को ईंधन के लिए किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में एटीपी टूट जाता है, जिससे एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कोशिका में होने वाले एंडोथर्मिक प्रक्रियाओं को संचालित कर सकती हैं। नेक्स्ट है एटीपी इज द एनर्जी currency for most circular passes. The energy released during the process of respiration is used to take an ATP molecule from ADP and anaerobic phosphate. इसमें कहा गया है इसमें जो आपको बोला गया है वो बोला गया है कि एटीपी अधिकांश कोशिकाएं प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग एडीपी और कार्बन फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, एडीपी प्लस एनर्जी इक्वल टू एडीपी माइनस एटीपी फॉस्फेट की मतलब फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है एंडोथर्मिक प्रोसेस इज इन द सेल then use this ATP to drive the reaction. When the terminal phosphate leakage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kJ oblique mole is released. Think how think how a battery can provide energy for many different kind of uses. It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy, and so on. Similarly, ATP can use in the cells for the construction of molecules, protein synthesis, condition of nervous impulses, and many other activities. Hmm. कोशिका में एथॉर्मिक प्रक्रियाओं को चलाने के लिए इस एटीपी का उपयोग करती है। जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लीकेज को पानी का उपयोग करके तोड़ा जाता है तो 30.5 केजी ऑब्लिक मोल के बराबर ऊर्जा निकलती है। सोचिए कि बैटरी किस तरह से कई तरह के कामों के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकती है। इसका इस्तेमाल यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इसी तरह एटीपी का इस्तेमाल कोशिकाओं में मांसपेशियों के संकुचन, प्रोटीन संश्लेषण, तांत्रिक अवयवों के संचालन और कई अन्य गतिविधियों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हम जो है अब इसको समझेंगे। ये है सिंस द एरोबिक respiration pathway depends on oxygen, aerobic organisms need to ensure that there is a sufficient intake of oxygen. We have seen that plants exchange gases through stomata, and the large intercircular space ensure that all cells are in contact with air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here. तो आप इसको समझिए, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कह रहे हैं कि चूंकि एरोबिक श्वसन मार्ग ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, इसलिए एरोबिक जीवों को यह
सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि ऑक्सीजन का पर्याप्त सेवन हो। हमने देखा है कि पौधे रंध्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं और बड़े अंतर कोशिकीय स्थान पर सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं हवा के संपर्क में रहे। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है, वे अंदर जा सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। और हम अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है ये है ठीक है, अब हम इसको रीड करते हैं। ये सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन depends upon the environment condition and requirement of the plant. At night, when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange activity going on. During the day, CO2 generated during respiration is used up from for photosynthesis. Hence, there is no CO2 release. Instead, oxygen release is the major event at this time. इसमें कहा गया है कि कोशिकाओं से दूर या उनसे दूर हवा में प्रसार की दिशा पर्यावरण की स्थितियों और पौधों की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रात में जब कोई प्रकाश संवेशन नहीं हो रहा होता है तो CO2 निष्कासन प्रमुख विनियम गतिविधि है। दिन के दौरान श्वसन के दौरान उत्पन्न CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग की जाती है, इसलिए कोई CO2 रिलीज नहीं होती। इसके बजाय इस समय ऑक्सीजन रिलीज प्रमुख घटना है। ठीक है, जो नेक्स्ट है ये है animal have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced. Terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं कि जानवरों ने पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग अंग विकसित किए हैं। ठीक है, स्थलीय जानवर वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन को सांस के जरिए ले सकते हैं, लेकिन पानी में रहने वाले जानवरों को पानी में घुली ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये है, तो अब हम रीड करेंगे एक्टिविटी 5.6। ऑब्जर्व फिश इन एन एक्वेरियम। द ओपन एंड क्लोज देयर माउथ्स and the green steel. Now the gill stills or the apocolum which across the cell slits behind their eye also open the close. Are the timing of the opening and closing of the mouth and gill slits coordinated in some manner? Count the number of times the fish open and close its mouth in a minute. Compare this to the number of times you breathe in and out in a minute.
ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, ये कह रहे हैं कि एक्वेरियम में मछलियों को देखें, वे अपना मुंह खोलती और बंद करती हैं और उनकी आंखों के पीछे गिल स्लिट या अपर कॉलम जो गिल स्लिट को ढकता है भी खुलती और बंद होती है। क्या मुंह और गिल स्टिक के खुलने और बंद होने का समय किसी तरह से समन्वित है? 1 मिनट में मछली कितनी बार अपना मुंह खोलती और बंद करती है, इसकी गिनती करें। इसकी तुलना 1 मिनट में आपको के द्वारा ली जाने वाली सांसों की संख्या से करें। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। आगे है since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organism. Fish take in water through their mouth and force it past the gills, where the dissolved oxygen is taken up by blood. चूंकि हवा में मौजूद ऑक्सीजन की तुलना में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होती है, इसलिए जलीय जीवों में सांस लेने की दर स्थलीय जीवों की तुलना में बहुत तेज होती है। मछलियाँ अपने मुंह से पानी अंदर लेती हैं और उसे गलफेड़ों से गुजरने के लिए मजबूर करती हैं, जहाँ घुली हुई ऑक्सीजन को खून द्वारा सोख लिया जाता है। ठीक है। Terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for respiration. This oxygen is absorbed by different organs in different animals. All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen-rich atmosphere. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is very fine and delicate. In order to protect this surface, it is usually placed within the body. So there have two passes that will take air to this area. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। यह ऑक्सीजन अलग अलग जानवरों के अलग अलग अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इस सभी अंगों में एक ऐसी संरचना होती है जो ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल के संपर्क में आने वाले स्थायी क्षेत्र को बढ़ाती है। चूंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान इसी तरह से प्राप्त होता है, इसलिए यह सतह बहुत महीन और नाजुक होती है। इस सतह की सुरक्षा के लिए इसे आमतौर पर शरीर के भीतर रखा जाता है। इसलिए ऐसे मार्ग होने चाहिए जो इस क्षेत्र में हवा ले जा सके। इसके अलावा इस क्षेत्र में हवा को अंदर और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र होता है
जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होता है। ठीक है। नाउ अब इन ह्यूमन बीइंग, air is taken into the body through the nostrils. The air passing through the nostrils is filtered by fine hairs that line the passage. The passage is also lined with mucus, which helps in this process. From here, the air passes through the throat and into the lungs. Rings of cartilage are present in the throat. These ensure that the air passage does not collapse. मनुष्य में वायु नासिका के माध्यम से शरीर में जाती है। नासिका से गुजरने वाली वायु को मार्ग में मौजूद महीन बालों द्वारा फिल्टर किया जाता है। मार्ग में बलगम भी होता है जो इस प्रक्रिया में मदद करता है। यहाँ से वायु गले से होकर फेफड़ों में जाती है। गले में उपस्थित के छल्ले मौजूद होते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग ढह न जाए। ठीक है। अब आपने इसको समझा, अब हम नेक्स्ट पेज को समझेंगे। ठीक, नेक्स्ट पेज है हमारा 12। इसमें आपको जो है बिल्कुल सॉरी, अभी इसमें ये रहेगा ना मोर नाउ, है ना 11th वाले पेज पे। इसको और समझ लेते हैं एक बार ताकि ये दिक्कत ना आए। इसमें लिखा है मोर टू नाउ, यूजिंग tobacco directly or any product of tobacco in the form of cigar, cigarettes, bidis, hookah, gutka, etc. is harmful. Use of tobacco most commonly affects the tongue, lungs, heart, and liver. Smokeless tobacco is also a major risk factor for heart attacks, strokes, pulmonary disease, and several forms of cancer. There is a high incidence of oral cancer in India due to the chewing of tobacco in the form of gutka. Stay healthy, just say no to tobacco and its products. इसमें ये कह रहे हैं कि जानने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन आपको मिनिमम जानकारी दी जाती है और इसलिए जानकारी दी जाती है ताकि आप सावधान रहें। और आपको क्या होता है, सभी इन पे एक्सपेरिमेंट करके तभी जानकारी दी जाती है। अब इसमें बोला गया है कि तंबाकू का सीधे सेवन या सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के रूप में तंबाकू के किसी भी उत्पाद का सेवन हानिकारक है। तंबाकू के सेवन से सबसे अधिक जीभ, फेफड़े, हृदय और यकृत प्रभावित होते हैं। धुआं रहित तंबाकू दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुसीय रोगों और कई प्रकार के कैंसर के लिए भी एक प्रमुख जोखिम कारक है। ठीक है। गुटखा के रूप में तंबाकू जमाने के कारण भारत में मौखिक कैंसर के मामले बहुत अधिक हैं। स्वस्थ रहें, तंबाकू और उसके उत्पादों को न खाएं। ठीक है, यूज ही ना करें उसको। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ये बहुत जो है बहुत ही राइट इन्फॉर्मेशन थी और बहुत ज़रूरी थी आपके लिए, इसलिए ये
रीड करना बहुत आवश्यकता है, और इसको आप ध्यान दें कि ऐसा कोई और भी ना करे ताकि किसी को भी नुकसान ना हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, जो कि है हमारा पहले से ही जो है समझना है हमें कि ये हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको हमें ये समझना है इसको। ठीक है, ये जो है नजल पासेज है, साफ साफ इसमें दिखाया गया, आप भी देख रहे होंगे। ठीक है, माउथ कैविटी है। ठीक है, और प्राइनेक्स है, लारियनेक्स है। ठीक है, और ये है ट्राचिया। ठीक है, कार्टिलेज, रेस्पिरेटरी ब्रोन्स। ठीक है, अलायोल ब्रोंची है। ठीक है, ब्रोंचलस है, डायफ्राम, रिब्स है, लंग्स है। इन सब चीज़ों को आप आराम से ध्यान से समझें और देखें, ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए कौन सा पार्ट्स कहाँ है। चलिए, अब हम इसको जो है, ये एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। विद द लंग्स, the passage divides into smaller and smaller tubes, which finally terminate in balloon-like structure, which are called alveoli, circular alveolus. ठीक है, फिर क्या है? The alveoli provide a surface where exchange of gases can take place. The walls of the alveoli contain an, an extensive network of body vessels, as we have seen in earlier. When we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, diaphragm, and the chest cavity becomes large as a result. Because of this, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in body. During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always uh, contain a residual volume of air, so that there is sufficient time of oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. ठीक है, अब हम इसको और अच्छी तरह पढ़ लेते हैं कि ये सब क्या है, इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह। इसमें जो बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि इसमें आपको कहा जा रहा है कि फेफड़ों, जो भी आप ये फेफड़ों के भीतर, ठीक है, इसमें फेफड़ों के भीतर मार्ग छोटे छोटे नलियाँ, ठीक है, जो छोटी छोटी नलियाँ है ना, उनमें विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचनाओं में समाप्त हो जाती है, जिन्हें एल्वियोली, एकवचन एल्वियोलस कहा जाता है। ठीक है, एल्वियोली एक सतह प्रदान करते हैं जहां गैसों का आदान प्रदान हो सकता है।
एल्वेओली की दीवारों में रक्त वाहिकाओं का एक व्यापक नेटवर्क होता है। जैसे कि हमने पिछले वर्षों में देखा है, जब हम सांस लेते हैं तो हम अपनी पसलियों को ऊपर उठाते हैं और अपने डायाफ्राम को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और परिणाम स्वरूप छाती गुहा बड़ी हो जाती है। इस वजह से हम हवा फेफड़ों में चूसी जाती है और विस्तारित अल्वेओली को भर देती है। रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में कार्बन डाइऑक्साइड को अल्वेओली में छोड़ने के लिए लाता है और एल्वेओलर हवा में ऑक्सीजन को एल्वेओलर रक्त वाहिकाओं में रक्त द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। सांस लेने के चक्र के दौरान जब हवा अंदर ली जाती है और बाहर छोड़ी जाती है तो फेफड़ों में हमेशा हवा की एक अवशिष्ट मात्रा होती है, ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिले। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। When the body size of animals is large, the deficient pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body. Instead, respiratory pigments take up oxygen from the air in the lungs and carry it to tissues which are deficient in oxygen before releasing it. In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, which has a very high affinity for oxygen. This pigment is present in the red blood corpuscles. Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen is, and hence is mostly transported in the dissolve from in our body. अब इसको समझते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है जब जब जानवरों का शरीर बड़ा होता है तो अकेले प्रसार दबाव शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचने का ध्यान नहीं रख सकता। इसके बजाय श्वसन वर्णक फेफड़ों में हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और इसे उन ऊतकों तक ले जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, और फिर इसे छोड़ देते हैं। मनुष्य में श्वसन वर्णक हेमोग्लोबिन होता है, जिसमें ऑक्सीजन के लिए बहुत अधिक आकर्षण होता है। यह वर्ण लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक घुलनशील होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक घुलनशील होता है और इसलिए यह हमारे रक्त में घुले हुए रूप में ही पहुंच पाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। सॉरी ये रह जाता है, हमेशा ही ध्यान से ऊपर जाता है। डू यू नो, ये जानना जरूरी है। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ. Lungs cancer is one of the common cases of death in the world. The upper part of respiratory tract is provided with small hair-like the structure called cilia. These cilia help to remove germs, dust, and other harmful particles from inhaled air. Smoking destroys these hair, due to which germs, dust, smoke, and other harmful chemical enter lungs and causes infection, cough, and
इवन लंग कैंसर। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि क्या आप जानते हैं धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फेफड़ों का कैंसर दुनिया में होने वाली मौत के सबसे आम कारणों में से एक है। श्वसन पथ के ऊपरी हिस्सों में छोटे बाल जैसे ढांचे होते हैं जिन्हें सिलिया कहा जाता है। ये सिलिया सांस में ली गई हवा से कीटाणुओं, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करता है। धूम्रपान इन बालों को नष्ट कर देता है, जिसके कारण कीटाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं और संक्रमण, खांसी और यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर का कारण बनते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ये सब आप औरों को भी बताएं, जो पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, जो जो ये जो मेन जो आपने समझा उसको आप समझें और इसको आप औरों को भी बताएं कि भाई क्या रीज़न है कैंसर होने का, कैसे होता है। और आपको धुएं का जो सेवन है, बीड़ी, तंबाकू, इनका जो सिगरेट है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे आदमी की जान बच सकती है, उसको बीमारियों से बचाया जा सकता है। कुछ व्यक्ति फिर भी नहीं मानते। इतना इतना मतलब नॉलेजेबल है ये चीज़, जिसको आप समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है पेज नंबर 13 पे जो है हम रीड करते हैं। इसमें क्या है, इन द alveolar surface where spread out, ठीक है, where spread out it would cover about 80 m2 मतलब meters to how much do you think the surface area of your body is? Consider how insufficient exchange of gases becomes because of the large surface available for the exchange to take place. If diffusion were to move oxygen in our body, it is estimated that it would take 3 years of 4 molecules of oxygen to get to our toes from our lungs. Are not you glad that we have hemoglobin? इसमें कहा जा रहा है कि यदि यदि एल्वियोरल एल्वियोलर सतह फैली हुई हो तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर, ठीक है, 80 वर्ग मीटर को कवर करेगी। आपको क्या लगता है कि आपके शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना है? विचार करें कि गैसों का आदान प्रदान कितना कुशल होता है, क्योंकि आदान प्रदान के लिए बड़ी सतह उपलब्ध होती है। अगर प्रसार के जरिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह होता तो अनुमान है कि हमारे फेफड़ों में से ऑक्सीजन के एक अणु को हमारे पैर की उंगलियों तक पहुंचने में 3 साल लगेंगे। क्या आपको खुशी नहीं है कि हमारे पास हेमोग्लोबिन है? देखते हैं आप, हेमोग्लोबिन जो है कितनी हेल्प करता है हमारी। 3 साल लग सकते हैं ऑक्सीजन को पहुंचने, लेकिन हेमोग्लोबिन कितनी स्पीड से पहुंचा देता है ऑक्सीजन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रीड करते हैं। What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard
to obtain oxygen for respiration. Second है what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms. Third है how is oxygen and carbon dioxide transported in human being. Fourth है how are the lungs designed in human beings to maximize the area for exchange of gases. इसमें कहा जा रहा है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के संबंध में स्थलीय जीव को जलीय जीव की तुलना में क्या लाभ है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझे आप. सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करने के विभिन्न तरीकों क्या है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है ये मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है. फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है गैसों के अधिकतम आदान प्रदान के लिए मनुष्यों में फेफड़े किस प्रकार डिजाइन किए गए हैं. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा. चैप्टर मैंने आपको रीड कराया है, उस पे क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, अब सब चीज़ मैं करा दूंगा तो फिर आप भी तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना. हाँ, लास्ट में मैं करा सकता हूँ आपको. अगर आपको नहीं आएगा तो मेरे नेक्स्ट पार्ट में आप देखिएगा, मैं ये सब क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा इजीली. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. ट्रांसपोर्टेशन. Transportation in human beings. Visit healthy center in our locality and find out what is the normal range of hemoglobin content in human being. Next is it the same for children and adults. Third is there an difference in the hemoglobin level for men and women. Fourth visit a veterinary clinic in your locality. Find out what is the normal range of hemoglobin content in an animal like the buffalo or cow. Fifth is this content different in always male and female animals. Compare the difference in male and female human beings and animals. How would like the difference, if any, be explained? इसमें आपको कह रहे हैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है मानव में परिवहन. ठीक है, जो परिवहन है वो मानव में परिवहन पूछ रहे. अपने इलाके में किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और पता करें कि मनुष्य में हेमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा क्या है. क्या यह बच्चों और वयस्कों के लिए समान है. क्या पुरुषों और महिलाओं के हेमोग्लोबिन स्तर में कोई अंतर होता है. अपने इलाके के किसी पशु चिकित्सालय में जाएं, पता करें कि भैंस या गाय जैसे पशुओं में हेमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा क्या होती है. क्या यह सामग्री बछड़ों, नर और मादा पशुओं में भिन्न होती है. नर और मादा मनुष्य द्वारा तथा पशुओं में देखे जाने वाले अंतर की तुलना करें. यदि कोई अंतर है तो उसे कैसे समझाएंगे आप बताइए. ठीक है. We have seen in previous section that blood transport food, oxygen and waste material in our body. In class 9th, we learned about blood being a fluid contacting tissue. Blood consists of a fluid medium called plasma, in which the cells are suspended. Plasma transport food, carbon dioxide, nitrogenous
waste in dissolved form. Oxygen is carried by the red blood capsules. Many other substances like salt are also transported by the blood. We those need a pumping organs to push blood around the body. A network of tubes to reach all the tissue and system in place and ensure that the network can be repaired in damage. ठीक है, इसको अब समझेंगे हम। ठीक है, हमने पिछले अनुभागों में देखा कि रक्त शरीर में भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, कक्षा 9वीं में हमने सीखा कि रक्त एक तरल संयोजक उत्पाद है। रक्त में प्लाज्मा नामक एक तरल माध्यम होता है जिसमें कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुले हुए रूप में परिवर्तन जिसमें कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घोले हुए रूप में परिवहन करता है। ऑक्सीजन लाल रक्त कणिकाओं द्वारा ले जाया जाता है। लवण जैसे कई अन्य पदार्थ भी रक्त द्वारा लिए जाए जाते हैं। इसलिए हमारे शरीर के चारों ओर रक्त को धकेलने के लिए एक पंपिंग अंग है। सभी उपकरणों तक पहुंचने के लिए तंत्रियों का एक नेटवर्क और यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता होती है कि क्षतिग्रस्त होने पर इस नेटवर्क की मरम्मत की जा सके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, उसको समझेंगे और पढ़ेंगे। ये बहुत ही अच्छा पेज है, हम इसको समझेंगे। ये देखिए, ये हमारे जो है बॉडी पार्ट का क्या है, हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है ये बॉडी का। ठीक है, इसमें देखिए हार्ट में क्या क्या दे रखा है इन्होंने, वो देखते हैं, अब हम समझते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले दे रखा है, ये जो पार्ट दिखा रखा है, एक में लिख रखा है ओर्टा है। ये है वेना कवा फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट है ये। ठीक है, राइट एट्रम है ये। वेना कवा फ्रॉम लोअर बॉडी, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, सेप्टम डिवाइडेड वॉल है ये। फिर यहाँ से जाइए, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम, और ये पल्मोनरी वेनिस, पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, ये सब है। इनको हिंदी में समझना है तो मैं हिंदी में भी एक बार बता देता हूँ क्या क्या है ये। सबसे ऊपर जो दिया गया है वो है ये क्या है कि ऊपरी शरीर से थेना केवल। ठीक है, वेना केवल है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेना केवल। नेक्स्ट जो है ये क्या है, हृदय का एक भाग है। ठीक है, ये है निचला जो शरीर है उसका। ठीक है, उसका वेना केवा है ये। नेक्स्ट जो ये है दाया वर्टिकल। ये क्या है, ये है स्पटम विभाजन दीवार। नेक्स्ट है बाया निकल्स। फिर ये बाया अलिदा। फिर ये फेफड़े के नीचे जो नसें होती हैं वो है ये। फिर है फुफ्फुसिया धमनियाँ है ये, फुफ्फुसिया धमनियाँ है ये है महाधमनी। ठीक है, आपको इसको ऐसे समझना है। फिर हम चलते हैं, इसको समझते हैं, रीड करते हैं इसमें क्या है। इसमें है आवर पंप हार्ट।
The heart is a muscular organ which is as big as our fist because both oxygen and carbon dioxide both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood. The heart has different chambers to prevent the oxygen and the oxygen rich blood from the mixing with the blood contained carbon dioxide. The carbon dioxide rich blood has to be reached the lungs for the carbon dioxide to be removed, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. Of this oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body. हम्म, इसमें क्या गया है, क्या कहा गया है इसमें इसमें कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि जो है हृदय एक पैसिव अंग है जो हमारी मुट्ठी जितना बड़ा होता है, चूंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को रक्त द्वारा ले जाया जाना होता है, इसलिए हृदय में अलग अलग कक्ष होते हैं ताकि ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के साथ मिलने से रोका जा सके। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को फेफड़ों तक पहुंचना पड़ता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया जा सके और फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय में वापस लाया जा सके। ठीक है, फिर इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में पंप किया जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स comes to the thin walled upper chamber of the heart on the left. The left atrium relaxes when it is collecting this blood in the contracts while the next chamber, the left ventricle, relaxes so that the blood is transferred to it. When the muscles left vertical contracts in its turn, the blood pumping out of to the body. Oxygenated blood comes from the body to the upper chamber to the right atrium as it relaxes as the right atrium contract to the corresponding lower chamber. The right vertical dilates. This transfers blood to the right ventricle, which in turn pumps into the lungs for oxygenation. Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls than the arteria do. Valves ensure that blood does not flow backward when the arteria or ventricles contract। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। इसमें क्या है कि आपको बोला गया है कि आपको बहुत ही ध्यान से इसे समझना है, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इसमें है, हम इस प्रक्रिया का चरण दर चरण अनुसरण कर सकते हैं। फेफड़ों
से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाएं और पतली दीवार वाली ऊपरी कक्ष बाएं आलिक में आता है। जब यह रक्त एकत्रित होता है तो बायां आलिक स्थिर हो जाता है, फिर यह सिकुड़ता है, जबकि अलग कक्ष बायां नीलिए स्थिर हो जाता है ताकि रक्त उसमें स्थानांतरित हो जाए। जब पेशीय बायां नीलिए पानी बारी में सिकुड़ता है तो रक्त शरीर में पंप किया जाता है। ऑक्सीजन रहित रक्त शरीर में दाएं और ऊपरी कक्ष दायां आलिंग में आता है। जब यह स्थिर होता है, जैसे ही दायां आलिंदा सिकुड़ता है, संबंधित निचला कक्ष दायां नीलिए फैलता है। यह रक्त को दाएं नीलिए में स्थानांतरित करता है। ठीक है। जो बदले में इसे ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों में पंप करता है। चूंकि विलिये को विभिन्न अंगों में रक्त पंप करना होता है, इसलिए उनकी पेशीय दीवारें आलिंद की तुलना में मोटी होती हैं। वाल्व यह सुनिश्चित करते हैं कि आलिंद या नीलिये के सिकुड़ने पर रक्त पीछे की ओर न बहे। ठीक है। नेक्स्ट हम समझेंगे ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं। ये जो डायग्राम है इसको देख लेते हैं। इसमें पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, वेना cava from body, veins, capillaries in body organs apart from the lungs, artery to body, aorta, pulmonary veins from lungs capillaries। ठीक है, इनको हिंदी में बोलूं, बताइए, बोल देते हैं। चलिए, आप जानना चाहते हैं तो। फेफड़ों तक पल्मोनरी धमनी, वीना cava, शरीर से नस, फेफड़ों के अलावा शरीर के अन्य अंगों में कोशिकाएं, धमनी, शरीर को महाधमनी, फेफड़ों में फुफ्फुसी शिरा, फेफड़ों की कोशिकाएं। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। ठीक है, this separation of the right side and left side the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. Such respiration allow a highly efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy needs, such as birds and mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. Such animals like amphibians or many reptiles have their chambers hurt and tolerate some mixing on the oxygenated and deoxygenated blood streams. Fishes, on the other hand, have only two chambers to their hearts, and the blood is pumped to the gills.
is oxygenated there and passes directly to the rest of the body. Thus, blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of passing through the body. On the other hand, it goes through the heart twice each cycle in other vertebrates. This is known as double circulation. ठीक है, अब हम इसको समझेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि फेफड़ों में रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन, ठीक है, फेफड़ों में रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन कैसे जाता है? प्रवेश करती है फेफड़ों के दाएं और बाएं हिस्से का पृथक्करण हृदय ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को आपस में मिलने से रोकने के लिए उपयोगी है। इस तरह के पृथक्करण से शरीर को ऑक्सीजन की अत्यधिक कुशल आपूर्ति होती है। यह उन जानवरों में उपयोगी है जिनकी ऊर्जा की जरूरतें बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे कि पक्षी और स्तनधारी, जो अपने शरीर की तापमान को बनाए रखने के लिए लगातार ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ऐसे जानवरों में जो इस उद्देश्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करते हैं, शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान पर निर्भर करता है। ऐसे जानवरों जैसे उभयचर या कई सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होते हैं और ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त धाराओं के कुछ मिश्रण को सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं और रक्त को गलफड़ों में पंप किया जाता है, वहाँ ऑक्सीजन युक्त किया जाता है और सीधे शरीर के बाकी हिस्सों में किया जाता है। इस प्रकार शरीर से गुजरने के एक चक्र के दौरान मछली में रक्त हृदय से केवल एक बार गुजरता है। दूसरी ओर यह अन्य कोशिकाओं में प्रत्येक चक्र के दौरान हृदय से 2 बार गुजरता है। इसे दोहरा परिचरण कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको समझ चुके हैं, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट में है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर भी बहुत जरूरी है। ठीक है, द फोर्स दैट ब्लड exerts against the wall of vessel is called blood pressure. This pressure is much greater in arteries than in veins. The pressure of blood inside the artery during ventricular systole contraction is called systolic pressure, and pressure in artery during ventricular diastole relaxation is called diastolic pressure. The normal systolic pressure is about 120 mm Hg when diastolic pressure is 80 mm Hg। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि आपका जो रक्तचाप है, वो रक्त वाहिका की दीवार के विरुद्ध जो बल लगता है उसे रक्तचाप कहते हैं।
यह दबाव नसों की तुलना में धमनियों में बहुत अधिक होता है। ठीक है, धमनियों में बहुत अधिक होता है। और वर्टिकुलर सिस्टोल संकुचन के दौरान धमनी के अंदर रक्त के दबाव को सिस्टोलिक दबाव कहा जाता है और वर्टिकुलर डायस्टोल विश्राम के दौरान धमनी में दबाव को डायस्टोलिक दबाव कहा जाता है। सामान्य सिस्टोलिक दबाव लगभग 120 मिलीमीटर Hg और डायस्टोलिक दबाव 80 मिलीमीटर Hg होता है। ठीक है, और ये क्या है, ये ब्लड प्रेशर 120/80, 180 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक टू बी मेजर्ड। नेक्स्ट है आर्टरी और रबर कफ इन्फ्लेटेड विद एयर। ये प्रेशर इन कर्व अबव 120 आर्टरी क्लोजर, प्रेशर कर्व इन बिलो 120 साउंड ऑडिबल और स्टेथोस्कोपिक प्रेशर इन कर्व 80 साउंड स्टोर। ठीक है, the blood pressure is measured with an instrument called sphygmomanometer. Sphygmomanometer. ठीक है, high blood pressure is also called hypertension and is caused by the constriction of arterioles, which result in increased resistance to blood flow. It can lead to the rupture of an artery and internal bleeding. ठीक है, इसमें कहा गया है रक्तचाप को स्फिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है और यह धमनियों के सिकुड़ने के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे धमनी का फटना और आंतरिक रक्तचाप हो सकता है। The tube blood vessel. Arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body. Since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic walls. Veins collect the blood from different organs and during it back to the heart. They do not need thick walls because the blood is no longer under pressure. Instead, they have valves that ensure that the blood flows only in one direction. ये जो बोला जा रहा है, इसमें बोला गया है नलिकाएं, रक्त वाहिकाएं। धमनियां वे वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। चूंकि रक्त उच्च दबाव में हृदय से निकलता है, इसलिए धमनियों की दीवारों मोटी और लचीली होती हैं। शिराएं विभिन्न अंगों से रक्त एकत्रित करती हैं और इसे हृदय में वापस लाती हैं। उन्हें मोटी दीवारों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि रक्त अब दबाव में नहीं होता। इसके बजाय उनमें वाल्व होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में बहता है। ठीक है,
On reaching an organ or tissue, the artist divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all individual cells. The smaller vessels have valves which are one cell thick and called capillaries. Exchange of material between the blood and surrounding cells takes place across this thin wall. The capillary thin join together to form veins that convey the blood away from organ tissue. अंग किसी अंग या ठीक है किसी अंग या उक्त तक पहुंचने पर धमनी रक्त को सभी व्यक्तिगत कोशिकाओं के संपर्क में लाने के लिए छोटी और छोटी वाहिकाओं में विभाजित होती है। सबसे छोटी वाहिकाओं की दीवारें एक कोशिका मोटी होती है और उन्हें केशिकाएं कहा जाता है। रक्त और आपस की कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान इस पतली दीवार के पार होता है। फिर केशिकाएं आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं जो रक्त को अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं। Maintenance by plates. What happens if this system of tubes develops a leak? Think about situation when we are injured and start bleeding. Naturally, the loss of blood from the system has to be minimized. In addition, leak would lead to a loss of pressure which would reduce the efficiency of the ठीक है इसमें कहते हैं ये प्लेटलेट्स द्वारा रखरखाव। अगर अगर इस ट्यूब सिस्टम में रिसाव हो जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति के बारे में सोचें जब हम घायल तो स्वाभाविक रूप से सिस्टम में से रक्त की हानि को कम से कम किया जाना चाहिए। इसके अलावा रिसाव से दबाव में कमी आएगी जिससे ट्यूब की दक्षता कम हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। ये पंपिंग सिस्टम। ठीक है, to avoid this the blood pumping system to avoid this the blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury। इसमें बोला है पंपिंग सिस्टम। इससे बचने के लिए रक्त में प्लेटलेट कोशिकाएं होती हैं जो शरीर के चारों ओर घूमती हैं और चोट के इन बिंदुओं पर रक्त को थक्का बनाने में मदद करके इन लीक को रोकती हैं। लाइन लसिका। There is another type of fluid also involved in transportation. This is called lymph of tissue fluid through the pores present in the walls of capillaries. Some amount of plasma, proteins, and blood cells escape into intercircular space in the tissues to form the tissue fluid or lymph. It is similar to the plasma of blood but colorless and contains less protein. Lymph drains into lymphatic capillaries from the
intercircular space which join to form large lacrimal vessels that finally open into large veins. Lacrimal carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracircular space back into the blood. ये कहना चाहता है लसिका परिवहन में एक और प्रकार का द्रव भी शामिल होता है। इसे लसिका या उत्तक द्रव कहते हैं। कोशिकाओं की दीवारों में मौजूद छिद्रों के माध्यम से प्लाज्मा प्रोटीन और रक्त कोशिकाओं की कुछ मात्रा उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान है में निकल जाती है, जिससे उत्तक द्रव या लसिका बनाता है। ठीक है, या लसिका बनाता है और इनमें प्रोटीन कम होता है। यह रक्त के प्लाज्मा जैसे ही होता है, लेकिन रंगहीन होता है और इसमें प्रोटीन कम होता है। लसिका अंतरकोशिकीय स्थानों से लसिका कोशिकाओं में जाता है, जो मिलकर बड़ी लसिका वाहिकाएं बनाते हैं, जो अंततः बड़ी नसों में घुलती है। लसिका 8 से 5 और अवशोषित वसा ले जाता है और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान के अतिरिक्त द्रव को वापस रक्त में बहा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। We have discussed earlier how plants take in simply compounds such as CO2 and photosynthesis energy stored in their chlorophyll contains organs, namely leaves, the other kind of raw material needed for building plant bodies will also have to be taken up separately. For plant, the soil is the nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus, other minerals. The absorption of these substances therefore occur through the part in contact with the soil, namely roots. If the distance between soil containing organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw material can easily diffuse to all parts of the plant body. But if these distances become large because of change in plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in root. A proper system of transportation is therefore essential in such situation. इसमें बोला जा रहा है कि संयंत्रों में परिवहन हमने पहले चर्चा की है कि पौधे CO2 जैसे सरल यौगिकों को कैसे ग्रहण करते हैं और अपने क्लोरोफिल युक्त अंगों यथार्थ पत्तियों में संग्रहित ऊर्जा को प्रकाश संप्रेषण करते हैं। पौधों के शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक अन्य प्रकार के कच्चे माल को भी अलग से लेना होगा। पौधों के लिए मिट्टी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य खनिजों जैसे कच्चे माल का निकटतम और सबसे समृद्ध स्रोत है। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण मिट्टी के संपर्क में आने वाले भाग अर्थात जड़ों के माध्यम से होता है। यदि मिट्टी के संपर्क आने वाले अंगों और क्लोरोफिल
युक्त अंगों के बीच की दूरी कम है तो ऊर्जा और कच्चे माल पौधे के शरीर के सभी भागों में आसानी से फैल सकते हैं। लेकिन अगर पौधे के शरीर के डिजाइन में बदलाव के कारण ये दूरियां बड़ी हो जाती हैं तो पत्तियों में कच्चा माल और जड़ों में ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रसार प्रक्रियाएं पर्याप्त नहीं होंगी। इसलिए ऐसी स्थितियों में परिवहन की एक उचित प्रणाली आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी नीड्स डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन। Plants do not move and plant bodies have a large proportion of dead cells in many tissue. As a result, plants have low energy needs and can use relatively slow transport system. This distance over which transport system have a operate, however, can be very large in plants such as very tall trees. इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि विभिन्न शारीरिक संरचनाओं के बीच ऊर्जा की ज़रूरत अलग-अलग होती है। पौधे हिलते-जुलते हैं और पौधे के शरीर में कई ऊतकों में मुक्त कोशिकाओं का एक बड़ा हिस्सा होता है। नतीजतन पौधों को कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है और वे अपेक्षाकृत धीमी परिवहन प्रणाली का उपयोग करते हैं। ठीक है। हालांकि बहुत ऊंचे पेड़ों जैसे पौधों के परिवहन प्रणाली को जिस दूरी पर काम करना पड़ता है वह बहुत बड़ी हो सकती है। Plant transport system will move energy stores from leaves and raw material from roots. These two pathways are constructed as पौधों की परिवहन प्रणाली पत्तियों के ऊर्जा भंडार और जड़ों से कच्चे माल को ले जाती हैं। ठीक है। These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. One, the axle moves water and minerals obtained from the soil. The other phloem transport products of photosynthesis from the leaves where they are synthesized to other part of the plant. We have studied the structure of these tissues in detail in class 9. ये दो मार्ग स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित सुवाहक नलियों के रूप में निर्मित होते हैं। एक जाइलम मिट्टी से प्राप्त पानी और खनिजों को ले जाता है। दूसरा फ्लोएम पत्तियों से प्रकाश संरक्षण के उत्पादों को ले जाता है जहां उन्हें पौधे के रूप में अन्य भागों में संरक्षण किया जाता है। हमने कक्षा 9वीं में इन ऊतकों की संरचना का विस्तार से अध्ययन किया है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर in xylem tissue vessels of and terachids of roots and stems of and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching all part of the plant. At the root cell in connect with the soil actively take up ions. This creates a difference in the concentration of these ions between the root and the soil water. Therefore, जल परिवहन जाइलम ऊतक में तनों और पत्तियों की वाहिकाएं और वाहिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं जिससे पौधे के सभी भागों तक पहुंचने वाले जल संचारण चैनलों की एक सतह प्रणाली बनती है। जड़ों में मिट्टी के स्पर्श में आने वाली कोशिकाएं सक्रिय रूप से आयनों को ग्रहण करती हैं।
इससे आने वाली कोशिकाएं संयुक्त रूप में आयनों को ग्रहण करती है। इससे जड़ और मिट्टी के बीच इन आयनों की सांद्रता में अंतर पैदा होता है। इसलिए पानी जो होता है, इस अंतर को खत्म करने के लिए मिट्टी से जड़ में पानी जाता है। ठीक है। मैं समझता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब हम जो है इसको यहीं तक 16 पेज तक पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है, और नेक्स्ट में थर्ड पार्ट में मैं आपको ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जितना अधिक से अधिक होता है उतना इसको शेयर करें और लोगों तक ये चैप्टर पहुंचाएं और उनकी मदद करें पढ़ने में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए नमस्कार दोस्तों।